हेलो बच्चों। मेरा नाम है सुनंदन गुप्ता और जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बोर्ड के 12th वालों के। तो आपके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ जो हमारे हर साल एग्ज़ाम्स में आते हैं और उनके रिलेटेड ही न्यूमेरिकल आते हैं। हमेशा सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होती हैं, पैटर्न वही रहता है। तो हम क्या करेंगे ना, सारे पैटर्न्स को सॉल्व कर देंगे न्यूमेरिकल्स को। फिर जो मर्जी न्यूमेरिकल आए हम नहीं छोड़ेंगे पेपर में न्यूमेरिकल्स को। ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, डरना नहीं है, बस आपको फार्मूला आना चाहिए और न्यूमेरिकल की समझ आनी चाहिए। इतना मुश्किल भी नहीं आता है। जेके बॉस में जो न्यूमेरिकल आते हैं, दो दो तीन तीन नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं और वो भी मुश्किल नहीं होते हैं। तो ध्यान से हम उनको करेंगे। आज मैं आपको सारे तरीके के जितने भी पैटर्न के न्यूमेरिकल बनते हैं ना, सारे के सारे पैटर्न मैं आपको ना ऑनलाइन सिखाने वाला हूँ। और रिसेंटली पहले स्टार्ट करते हैं ना हम, जो हमारा प्रीवियस जो पेपर आया था पिछली बार, उसका सेट ए लिया हुआ है मैंने। और जेके बॉस का ही हमारा फिजिक्स का पेपर है जो पिछली बार पेपर आया था। और मेरे ही स्टूडेंट 100 में से 100 नंबर लेके आए थे उसमें। और आपको पता ही है 98 100 वाले बच्चे भी थे मेरे पास। उन्होंने ये न्यूमेरिकल निकाले थे पेपर में। और ये बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल आते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। जो आप बच्चों के मन में डर होता है ना कि हम न्यूमेरिकल छोड़ देंगे, हमसे नहीं होता है, आप डरना नहीं होता है न्यूमेरिकल से। ये प्रैक्टिस करने से आते हैं। बस फार्मूला आता हो और न्यूमेरिकल की थोड़ी बहुत समझ आ जाए तो न्यूमेरिकल खत्म। ठीक है। और फार्मूले के लिए मैंने आपको पीडीएफ दिया है, सबको मैंने उसका फार्मूला शीट दिया हुआ है कि कैसे हमने फार्मूलेज लर्न करने हैं। सभी 5 पेज में सारे फार्मूलेज हैं उसमें। तो सारे के सारे न्यूमेरिकल वहीं से बनते हैं। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा इधर ही सॉल्व करेंगे। और ये भी नहीं है कि इधर ही हम इसको निकालेंगे अभी के अभी और ऑनलाइन ही यूट्यूब पे सारे के सारे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके फिर आप पेपर देने जाओगे। और ये न्यूमेरिकल सिर्फ देखने नहीं है, मेरे साथ साथ आपने भी निकालते जाने हैं। ठीक है। और समझते जाना है। और जो बात समझ नहीं आती है, जो न्यूमेरिकल नहीं पता चलता है, मुझे कमेंट करके या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता देना। ठीक है। अब देखो पहला न्यूमेरिकल क्या है और इसकी जो पीडीएफ होगी ना, वो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करके इनकी पीडीएफ जो बनेगी वो आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा। ठीक है। पहला न्यूमेरिकल क्या आया था आपको पेपर में, जरा ध्यान से देखो। चार्ज रिसाइड्स ओनली, पहला न्यूमेरिकल है, ट्रू फॉल्स है जो। चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर। क्या बोल रहा है ये कि चार्ज सिर्फ आउटर सरफेस पे होता है। मान लेते हैं हम, यहां पर मैं क्या करता हूं ना, देखना, यहाँ पर एक कंडक्टर ले लेता हूँ। ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि बताओ, चार्ज सिर्फ हमेशा क्या सरफेस के, सॉरी, कंडक्टर के सिर्फ सरफेस पे होता है। मतलब ये जो सरफेस है इस कंडक्टर का, खाली इसके ऊपर होता है और सेंटर में चार्ज नहीं होता है। ये पूछ रहा है। तो ये तो है, तो ये क्या है, ट्रू है। सही बात है। क्या हम यही पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि जो चार्ज होता है वो हमेशा सर्फ कंडक्टर के आउटर सरफेस पे पाया जाता है, कंडक्टर के इनसाइड नहीं आता है। अब रीजन तो नहीं पूछा पर हम रीजन भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम रीजन नहीं करेंगे। ठीक है। अब देखो इसका रीजन क्या है। सबसे पहले मान लेते हैं ये मैंने एक कंडक्टर ले लिया। सपोज कोई किसी भी शेप का आप कंडक्टर ले सकते हो। ठीक है। मैंने एक कंडक्टर ले लिया है। अब क्या करते हैं, देखना, यहां पर मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। ठीक है, देखते जाना। यहां पर नेगेटिव, आपके दो कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा यहां से मैं अच्छी तरीके से, देखना। अब मुझे बताओ, मैग्नेटिक, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। होगी ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। ये मैं बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ऐसे ही होता है कुछ। अब आपको पता है कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है। कंडक्टर मतलब कंडक्टर के अंदर है तो सॉलिड, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो अच्छा, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, सारे के सारे इस पॉजिटिव की वाली साइड अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि सारा का सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया है, इस साइड आ गया सारा का सारा नेगेटिव चार्ज, कंडक्टर के लेफ्ट साइड। ऐसा ही होगा। अच्छा, और नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे इधर आ गए तो पीछे कौन रह जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कौन सी साइड जाएगा, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज कौन सी साइड, सारा का सारा जो कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, होल्स हैं, वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, इधर, इस साइड चले जाएंगे। क्या ये बात समझ आ रही है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, इसके अंदर क्या हुआ है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, चार्ज की सेपरेशन हो गई है। चार्ज की सेपरेशन होने से अब इसके अंदर भी क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। और वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ होगी। जो इस चार्ज, इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्या ये इतनी सी बात समझ आई है। अच्छा, अब कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी जा रही थी, जो आपने लगाई थी, वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी इतनी सी।
ठीक है यहाँ तक। और अगर ध्यान से देखो, इतनी सी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी जो आपने लगाई थी, और ये जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई उसकी डायरेक्शन ये है। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो कंडक्टर के अंदर हैं, एक तो इंड्यूस हुई इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली, और एक जो आपने लगाई थी, वो दोनों इक्वल तो हैं पर दोनों क्या है, अपोजिट हैं। तो इसका मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, इन दोनों को प्लस करना है, पर दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक अगर इस साइड है तो दूसरी इस साइड है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, इक्वल हैं दोनों और अपोजिट हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होती है, हमेशा जीरो। तो एक क्वेश्चन और आ सकता है कि बताओ कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी होती है। तो आपने याद रखना कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। अब देखो हमें जो क्वेश्चन पूछा है कि चार्ज कंडक्टर के अंदर होता है। अब पहले तो सिंपल लॉजिकली सोचो, हम कोई गॉस लॉ नहीं लगाएंगे यहाँ पे, कोई थ्योरेटिकल कोई भी हम एक्सपेरिमेंटली वैल्यू नहीं पुट करेंगे यहाँ पे, सिंपली अपना दिमाग लगाना है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, चार्ज। अगर कोई चार्ज, जो मैंने आपको बताया था ना, जैसे क्या होता है, एक डॉन होता है उसका अपना इलाका होता है, ठीक है, डॉन आ गया चार्ज और जो उसका इलाका है वो क्या आ गई, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं, इलाका ही नहीं है, इलाका नहीं है तो इसका मतलब वहां पर कौन नहीं है, इसका मतलब वहां पर तो डॉन भी नहीं है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इसका मतलब वहां पर कौन नहीं है, वहां पर चार्ज भी नहीं, इसका मतलब कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये तो हमने लॉजिकली समझा, जो कंसेप्ट है इसका बेसिक, जो हमें अपने कॉमन सेंस से समझा। बट अब अगर गॉस लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो गॉस लॉ, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला पता है, क्या होता है, फाई इज इक्वल टू लाइन इंटेग्रल ऑफ ई डी एस, ई डॉट डी एस, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला। बट हमें पता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, वो क्या बोलता है गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है वो 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अब इस कंडक्टर ने, हम मान लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड, मतलब इसके अंदर अगर कोई चार्ज होगा तो चार्ज की वजह से उसका अगर हम 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स करें तो वो किसके बराबर आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर आता है। अब जरा इन दोनों क्वेश्चनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आता है, ई डॉट डी एस, कंपेयरिंग इसको और इसको कंपेयर करें, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 Q/एप्सिलॉन नॉट, यही बात है। बट हमें पता है, अभी हमने प्रूफ किया क्या, कि कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, जीरो, और कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बनेंगे, जीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, जब यहाँ जीरो बनेंगे तो पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, जीरो, है ना। और इस साइड क्या है, Q/एप्सिलॉन नॉट। तो अब Q कितना आया हमारे पास, विच इंप्लाइज Q कितना आया यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट इधर मल्टीप्लाई जीरो, तो चार्ज कितना आ रहा है, जीरो। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो चार्ज भी कितना आ रहा है हमारे पास, जीरो। दैट्स ऑल, ये हमें क्वेश्चन पूछा था। तो इसका आंसर क्या आएगा, कि इन्होंने बोला है कि चार्ज जो होता है कंडक्टर के आउटर सरफेस पे ही होता है, किसी चार्ज कंडक्टर के, तो हम क्या बोलेंगे, यस, कि चार्ज हमेशा कंडक्टर के आउटर सरफेस पे ही होता है, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता कंडक्टर के अंदर चार्ज, क्योंकि कंडक्टर के अंदर ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं, तो इसका मतलब कंडक्टर के अंदर कौन नहीं है, चार्ज भी नहीं है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमने ये प्रूफ किया। और दूसरी बात ये देखो, अगर खुद ही मान लो चार्ज मतलब डॉन, अगर डॉन ही नहीं है तो उसका इलाका भी नहीं होगा, और अगर चार्ज नहीं है तो क्या नहीं है अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कौन नहीं है, चार्ज। तो ये बात याद रखनी है, जहां पर चार्ज होगा वहां पर कौन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो उसका मतलब वहां पर कौन नहीं होगा, चार्ज भी नहीं होगा। ठीक है, दोनों जरूरी है, जहां पर चार्ज वहां पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं वहां पर मतलब चार्ज भी नहीं। ठीक है, ये इसका हमने रीजन भी दे दिया, अगर रीजन आता है तो ये भी बता सकते हैं। और कल को अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, पूछ लेते हैं, बताओ चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो आप क्या बोलोगे, नो, आप बोलोगे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो चार्ज ही नहीं होता है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्या पूछ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, देखना जरा। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ ई चार्ज। डाइपोल आपको पता है 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं डाइपोल में, और डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में। अब देखो आपको यहाँ पर ईच चार्ज, डाइपोल में दोनों चार्जेस के ऊपर कितना चार्ज दिया है, 3 × 10⁻⁻⁶। आपको पता है चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है। अगर इसके ऊपर
3 × 10⁶ कूलम चार्ज है। तो इस वाले जो डाईपोल में जो दूसरा वाला पोल है यहाँ पर कितना चार्ज होगा, -3 × 10⁻⁻6 कूलम, क्योंकि चार्जेस आर ऑलवेज इक्वल तो होते हैं बट अपोजिट भी होते हैं। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होता है। अच्छा, डिस्टेंस कितना दिया है दोनों के बीच में, डिस्टेंस आपको दे रखा है उसने, कितना है, डाईपोल पोल्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 × 10⁻⁻7 मीटर। अब जरा ध्यान से देखो इसने क्या किया है, यहाँ पर आपको ना इसने मीटर में दिया हुआ और कूलम में दिया है, मतलब एसआई यूनिट में दिया है, तो कोई भी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला देखते हैं क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का हमारे पास सिंपली फार्मूला क्या है, 1/4πε0, आगे क्या, Q1 Q2 अपॉन R, ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी डाईपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए ये फार्मूला है, फार्मूला चीट में भी लिखा है। तो देखो जरा कैसे निकलेगा, 1/4πε0, ये तो आपको पता है K है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ अच्छा, Q1 आपको दिया है 3 × 10⁻⁻6, यूनिट नहीं लगाऊंगा, यूनिट लास्ट में लगाऊंगा, एनर्जी है ना पोटेंशियल एनर्जी, तो यूनिट क्या होगा इसका, जूल, लास्ट में लिख देंगे खाली जूल। ठीक है, तो इधर नहीं लगाने हैं यूनिट क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे बाद में आपको। इनटू आगे क्या है, -3 × 10⁻⁻6, यही अपान आर, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 2 × 10⁻⁻7। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपने आंसर निकाल के मुझे बताना है क्या, ये तो बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। 3 × और देखो जरा आपका आंसर किस में आ रहा है, हमेशा आंसर किस में आने वाला है, ये माइनस में आपका आंसर आएगा, और यूनिट क्या लगाना है आपने, जूल। जब इसको सॉल्व करोगे तो पीडीएफ में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अगर मैं अभी सॉल्व करने बैठूंगा यहाँ पे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और वीडियो में फिर 1-2 क्वेश्चन ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो देखो सिंपल इसमें फार्मूला क्या लगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो याद रखना है एक चार्ज को मैंने किस में लिया है, नेगेटिव में, एक चार्ज को किस में लिया है, पॉजिटिव में। क्यों ऐसा, क्योंकि डाईपोल में चार्जेस हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन है, 3 कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर्स ऑफ ए कैपेसिटेंस। अच्छा, कैपेसिटर्स जोड़े हुए हैं कितने, 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर और 3 कैपेसिटर। 3 कैपेसिटर जोड़े हुए हैं और किस में, सीरीज में जोड़े हुए हैं। सीरीज में जोड़े हैं तो क्या क्या उनकी वैल्यूज दी है, कैपेसिटेंस कैपेसिटी क्या क्या दी हुई है उनकी, 1.1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और एक कितना है, 3 माइक्रोफैरड। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट में निकाल दोगे। सीरीज में लगे हुए हैं तो टोटल आपको कैपेसिटेंस निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, सीरीज में हो जब तो 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1/CS = 1/1 + 1/2 + 1/3। और जब अब मुझे पता है इसको आप सॉल्व करने के बाद क्या करना है, इसको आपको निकालना क्या है, ये तो 1/CS आएगा ना जो इसको सॉल्व करोगे जब आप, तो आपको 1/CS नहीं निकालना है, आपको CS निकालना है। तो जब CS निकालोगे तो वहां पर जो आपकी वैल्यू आएगी उसको क्या करना है, उल्टा करना है। ये बात याद रखनी है क्योंकि ये रेसिप्रोकल में आंसर आता है, 1/CS आया है, आपको चाहिए क्या है, खाली CS, मतलब कैपेसिटेंस इन सीरीज। ठीक है, तो इसको मैं आपको पीडीएफ में निकाल के इसका आंसर बता दूंगा कितना आता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, बस कंसेप्ट होना चाहिए, क्वेश्चन समझ आना चाहिए और फार्मूला आपको आता है। अच्छा देखो जरा क्या बोल रहा है, फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर एंड लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्या बोल रहा है, टेलीस्कोप की क्या निकालो, पावर बतानी है, मैग्नीफाइंग पावर बतानी है और लेंथ बतानी है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। और आपको क्या क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव की। अब 2 लेंस होते हैं ना उसमें, एक बड़ा लेंस और एक छोटा लेंस। और हम देखें तो ये आई पीस है और ये कौन है, जो आपका ऑब्जेक्टिव। टेलीस्कोप में 2 लेंसेज हैं, एक लेंस की फोकल लेंथ कितनी दी है, इस लेंथ की सॉरी जो ये वाला लेंस है ऑब्जेक्टिव, FO से लिखूंगा, इसकी फोकल लेंथ कितनी दी है, 144 सेंटीमीटर। अच्छा, और आई पीस की फोकल लेंथ कितनी दी रखी है उसने, आई पीस मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, तो ई से लिखेंगे कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान से देखो, आपने निकालनी क्या है, मैग्नीफाइंग पावर और लेंथ निकालनी है किसकी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन आ गया है। मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है आपको पता है, FO/FE। बट आपको एक चीज़ और याद रखनी है, मैंने आपको बताया है टेलीस्कोप जो हमें इमेजेस दिखाता है, क्या वो बड़ी इमेजेस दिखाता है, मैग्नीफाई करके दिखाता है इमेजेस, या स्मॉल इमेजेस दिखाता है। अब आप मून को देख रहे हो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मतलब कौन सा टेलीस्कोप की बात हो रही है, जो प्लैनेट्स को देखने में काम आता है, स्टार्स को। तो खुद सोचो, अगर स्टार्स को देखना है तो अगर मान लो आप सैटर्न प्लैनेट को देख रहे हो तो वो पूरा प्लैनेट आपको दिखेगा, तो क्या आपको वो मैग्नीफाई दिखेगा, बड़ा प्लैनेट दिखेगा वो,
अगर बड़ा प्लैनेट दिख रहा है तो अर्थ पे आएगा वो नहीं। इसका मतलब टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर हमेशा किस में आती है, नेगेटिव में आती है, ठीक है। माइक्रोस्कोप की किस में आती है, पॉजिटिव में। तो ये उसका फार्मूला है, सिंपली पुट कर दो क्या 144/6, 144 भी दिया है 6 भी दिया है, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आने वाला है 24। तो देखो इसका कोई यूनिट नहीं होगा और किस में आंसर आएगा, माइनस में। मैग्नीफाइंग पावर आपने निकाल दी। अब क्या बोला है उसने, लेंथ निकालो। तो लेंथ सिंपली कितना, इतना आसान। लेंथ क्या है, 3 नंबर आपके फ्री में है। लेंथ निकालने के लिए क्या करना है, टेलीस्कोप की लेंथ के लिए स्पेशल केस मैंने आपको कराए हैं इसके। लेंथ निकालने के लिए क्या करना है, सीधा दोनों फोकल लेंथ्स को जोड़ दो। जितनी फोकल लेंथ्स होगी, जिसने टेलीस्कोप बनाया होगा तो वो कैसे बनाता है, जितनी दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ होगी उनको ऐड करके उतना टेलीस्कोप बनता है। तो क्या करना है, स्पेशल केस में क्या है, दोनों की फोकल लेंथ्स को ऐड कर दो। 144 + 6 तो कितना आता है ये 150 सेंटीमीटर, या r इजिकल टू, इसको d भी बोला जाता है कि दोनों डिस्टेंस, इसको d भी बोला जाता है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये आपकी क्या आ गई है, लेंथ आ गई टेलीस्कोप की। इतना आसान सा क्वेश्चन आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो जरा क्या बोल रहा है, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ। रेजिस्टिविटी निकालनी है तो मन में पहले फार्मूला आ जाना चाहिए। रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या होता है, पहले हमें फार्मूला किसका पता है, r इजिकल टू ρl/a। रेजिस्टेंस इजिकल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया। अब जरा देखो हमें गिवन क्या क्या दिया, हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है। जिसको निकालना हो उसको एक साइड ले जाओ। तो इसको जब मैं एक साइड लेके चले जाऊंगा तो एरिया चल जाएगा ऊपर, रेजिस्टेंस के साथ एरिया की मल्टीप्लाई, और लेंथ कहाँ जाएगी, डिवाइड में, इजिकल टू रेजिस्टिविटी। ठीक है। अच्छा अब देखो जरा रेजिस्टेंस दिया है क्या, हाँ दिया है 50 मिली एम्पियर। किस में दिया है, 50 मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर का क्या मतलब है, मिली मतलब 10⁻³ तो 50 की जगह पर मैं क्या भरूंगा, 50 × 10⁻, मुझे तो ऐसा यूनिट में लेके आना है ना। तो 50 × 10⁻³ ओम, ये मुझे रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा और अपान क्या क्या चीजें हैं, देखो लेंथ कितनी दी है इस वायर की, 2 मीटर, ऐसा यूनिट में है तो 2 ही आएगा डिवाइड में। अच्छा एरिया दिया है क्या हमें, नहीं, हमें क्या दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है। और क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो डायामीटर से पहले मैं क्या निकालूंगा, एरिया वायर का क्या निकलेगा, πr²। एरिया यही होगा ना, सिलेंड्रिकल वायर होती है, वायर हमेशा सिलेंड्रिकल होती है, तो उसका एरिया क्या होगा, πr²। तो πr² के लिए मुझे एरिया निकालने के लिए पहले इसका क्या निकालना है, रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए मैं देखो डायरेक्ट फार्मूला भरूंगा यहाँ पे, r का स्क्वायर चाहिए ना, तो r का स्क्वायर मतलब इस डायमीटर का मैं क्या करूँ, पहले आधा करूंगा तो वो क्या आएगा मेरे पास, आधा करूंगा इस डायमीटर का तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, रेडियस। तो आधा मतलब इसको 2 से डिवाइड, ये आ गया आधा, और इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो ये जो टर्म लिखी है πr², ये बेसिकली क्या है मेरे पास, इसका एरिया है वायर का, πr²। r कैसे निकाला मैंने, डायमीटर का आधा कर दिया और उसका स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला क्या बोलता है, πr²। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी सिंपली। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या लिखेंगे हम, यूनिट देखो जरा क्या है, रेजिस्टेंस ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, ओम मीटर। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ओम मीटर। ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक हमें बैटरी दी हुई है, क्या दी हुई है, एक बैटरी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं, सिंपल फार्मूला लगते हैं। बैटरी का ईएमएफ कितना दिया है, 10 वोल्ट। तो ईएमएफ लिख देंगे, ईएमएफ मतलब जब हमने उसमें से कोई भी करंट ड्रॉन नहीं की थी। तो ईएमएफ कितना है हमारे पास, 10 वोल्ट, ये ईएमएफ दिया है। अच्छा एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है, स्मॉल r मतलब कितना, 3 ओम दिया है। इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टर सो दैट ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। करंट कितनी दी गई है हमें, I इजिकल टू 0.5 एम्पियर फ्लोज इन द सर्किट। Find the resistance of the resistor and terminal voltage of the battery in a closed circuit। देखो हमें EMF दिया गया है और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है सेल का। आपको क्या बोल रहा है कि और लगाया किसको है, रेजिस्टर को लगाया है, जिसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, 0.5 एम्पियर। अब क्या बोल रहा है, उस रेजिस्टर का क्या निकाल के दो, रेजिस्टेंस निकाल के दो। मतलब आपको R कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस निकालना है, और टर्मिनल वोल्टेज कौन सी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस। जब बैटरी को हम सर्किट में लगा देते हैं तो उस टाइम पे जो हमारे पास वोल्टेज आती है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। ये दो चीजें निकालनी है मुझे। अब कैसे निकलेंगी, सिंपली हमारे पास ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या बोलता है, पहले देखना जरा, ओम्स लॉ क्या बोलता है, टोटल वोल्टेज कितनी है, E, यही थी टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल करंट कितनी है, I इंटू टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस स्मॉल r।
अच्छा अब इधर यहाँ पर मुझे किस की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू पता है कितनी, 10 वोल्ट। अच्छा आई मुझे पता है 0.5। अच्छा वी काट देता हूँ क्योंकि यूनिट बाद में लगाना है। अच्छा आर ही तो मुझे कैलकुलेट करना है, तो आर के साथ क्या है, प्लस आर की वैल्यू दी है आर प्लस 3 ओम। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो तो ये क्या आएगा, इसको इस साइड ले जाता हूँ 10/0.5। अब देखो इधर क्या बचेगा, आर प्लस 3 ओम। अच्छा अब 3 ओम इधर है तो 3 ओम को उधर ले जाऊंगा तो क्या आएगा, 10 देखते जाना 10/0.5 विच इम्प्लाइज 10/0.5, ये प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो -3 = आर। तो ये मैंने क्या निकाल दिया इधर से, रेजिस्टेंस निकाल दिया। अब मुझे क्या निकालना है, खाली रेजिस्टेंस बोला है निकालने के लिए, ये तो आप निकाल लोगे। अब रेजिस्टेंस निकल गया, अब क्या बोल रहा है, वोल्टेज भी निकालनी है। तो फिर से ओम्स लॉ, वोल्टेज किसके बराबर होती है, V = I × R। तो V = I कितनी थी 0.5, रेजिस्टेंस कितना है अभी निकाला हमने R जो ये वैल्यू है, इंटू 10/0.5 -3। तो इसको सॉल्व करने से हमारी क्या आ जाएगी, वोल्टेज। पर याद रखना है हमेशा, जैसे वोल्टेज निकालोगे जो आंसर आएगा उसको किस में लिखना है, वोल्टेज = किस में आएगी, वोल्ट में आएगी। और जो आपका रेजिस्टेंस आएगा आर वो किस में आने वाला है, आर = किस में आने वाला है आपका, ओम में। याद रखना है, यूनिट हमेशा लगाना है, यूनिट नहीं लगाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे पेपर में। ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ हमें, देखो जरा, अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 7 को। ए सोलेनाइड ऑफ 2 मीटर लॉन्ग, सोलेनाइड की लेंथ दी गई है कितनी है, जो 2 मीटर लॉन्ग सोलेनाइड है, जिसमें क्या दिया है 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग ऑफ 1000 टर्न्स ईच। अच्छा सोलेनाइड पता है आपको क्या होता है, ये है हमारे पास क्या, सोलेनाइड। अब सोलेनाइड की लेंथ कितनी दे रखी है उसने, 2 मीटर, ये सोलेनाइड की लेंथ है। अच्छा अब उसने क्या बोला है कि सोलेनाइड के ऊपर कितनी लेयर्स हैं, किसकी, टर्न्स की। कितने टर्न्स की लेयर्स हैं, 5 लेयर्स हैं, किसकी, कितने कितने टर्न्स की, 1000 टर्न्स की। एक लेयर में कितने टर्न्स हैं, एक लेयर में कितने टर्न्स बता रहा है वो, 1000 टर्न्स ईच। अब देखो 1000 टर्न्स अगर एक लेयर में है तो टोटल लेयर्स कितनी है, 5। तो 5 लेयर्स में कितने टर्न्स आ रहे हैं, 5 लेयर्स में कितने आ रहे हैं हमारे पास, देखो 5 × 1000, तो मतलब टोटल टर्न्स कितने हैं उस सोलेनाइड में, 5000 टर्न्स हैं। तो टोटल टर्न्स हमने निकाल दिए। अच्छा अब क्या बोल रहा है, करंट कितनी दे रखी है उसने, I = 5, करंट कितनी है, 5 एम्पियर की करंट उसमें फ्लो हो रही है। फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, सोलेनाइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला क्या है, μ0 Ni। अब आप सोच रहे होंगे एन क्या है, यहां पर हमेशा जो बच्चे गलती करते हैं, जिन बच्चों के 98 मार्क्स आए थे ना पिछली बार, यही गलती की थी उन्होंने, और जिनके 100 आए थे उन्होंने ये गलती नहीं की थी। 100 बार मैं समझाता हूं, 100 बार आप बच्चे भूल जाते हो, तो ध्यान रखना है, इस बार गलती नहीं है, गलती करनी ही नहीं है हमेशा, ठीक है। और पेपर में तो गलती की कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए। अब देखो एन का मतलब क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है इसका मतलब स्मॉल एन का। तो टोटल टर्न्स कितने हैं, 5000। टोटल टर्न्स को किसके साथ डिवाइड कर देना है, टोटल लेंथ के साथ। तो टोटल लेंथ कितनी दी है, 2। तो इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना आ रहा है, 5000 का आधा 2500। अच्छा μ0 क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये कितना होता है 4π × 10⁷, इसकी वैल्यू हमें याद होती है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होती है ये। अच्छा एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, देखो जैसे मैं आपको पूछूं 100 रुपये में 10 केले आ रहे हैं, तो मेरे को बताओ 10 एक केला कितने का आएगा। तो एक केला निकालने के लिए आप क्या करते हो, 100 को डिवाइड करते हो किससे, 10 से, तो वो आ रहा है एक बनाना कितने का आ रहा है। वैसे ही यहाँ पर जो ये एन होता है ना स्मॉल फार्मूले में, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि अगर पूरी लेंथ में आपको बताया था उसने 5000 टर्न्स है, तो आपने क्या बताना है अब कि भाई हमने ये बताना है कि यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, मतलब 1 मीटर लेंथ में कितने टर्न्स होंगे। तो 1 मीटर लेंथ में कितने होंगे, 2 मीटर में 5000 है, तो 1 मीटर में, ये तो हमें सिंपली ऐसे भी पता है, अगर 2 मीटर में अगर 5000 टर्न्स है तो 1 मीटर में कितने होंगे, 1 मीटर में होंगे 2500। अच्छा इस एन का ये मतलब होता है स्मॉल एन का। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे एन कितना भरेंगे, 2500,
म्यू नॉट तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट है ना, ये इसकी वैल्यू तो आपको आनी चाहिए। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है ये। करंट कितनी दे रखी है उसने, आई। करंट देखो जरा कितनी है, 5। तो ये करंट दे रखी है उसने 5। तो आप किसको निकाल दोगे, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब किसका ही नाम है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो बी निकालने को बोल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का अब पहले ध्यान से देखो, यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है, करंट भी एम्पियर में दी हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट किस में आएगा आंसर। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर किस में आना चाहिए, टेस्ला में। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला, एसआई यूनिट होता है। ऐसे वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, सॉरी वेबर मीटर स्क्वायर भी होता है, पर आपने याद रखना है क्या कि एसआई यूनिट में इसका क्या होता है, टेस्ला। अब देखते हैं जरा हम आगे क्या पूछा है। सेंटर में तो यही फार्मूला लगता है। अब आगे क्या पूछ रहा है, एंड आल्सो एट द एंड्स। एंड्स पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो क्या करना होता है, यही फार्मूला होता है। एंड पे सेंटर में निकालनी हो मैग्नेटिक फील्ड तो म्यू नॉट एन आई, क्वेश्चन भी है ये आपको। तो एंड्स पे निकालनी हो तो उसका क्या फार्मूला है, जो ये वैल्यू आएगी म्यू नॉट एन आई, इसको ही डिवाइड कर दो किसके साथ, 2 के साथ। मतलब जो ये आंसर वाला आने वाला है इसको ही किसके साथ डिवाइड कर दो, 2 के साथ। तो वो आपकी कहाँ पे आ जाएगी, सोलेनोइड के एंड्स पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और सेंटर में कितनी होगी, वो आएगी जो ये है, ठीक है। तो मैंने आपको ट्यूशन में भी करवाया है। अब ये क्वेश्चन तो आप खुद मेरे को बताओगे कैसे निकालना है इस क्वेश्चन को। देखते जाओ क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या दी हुई है हमें, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड दी नहीं है, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए कॉइल ऑफ 200 टर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.04 मीटर स्क्वायर changes from 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर टू 0.04 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब दिमाग में आ रहा होगा यार ये वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, तो पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता था, B इंटू ए। मैग्नेटिक फ्लक्स का यही फार्मूला होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फार्मूला होता था, E इंटू ए, या EDS लिखते थे हम जिसको। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का हमारे पास ये फार्मूला है। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का क्या, अब देखते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला है हमारे पास, क्या क्या बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स का ये फार्मूला है हमारे पास, B डॉट ए, B इंटू ए। तो अगर मैं पूछूं मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूनिट बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूनिट बनेगा, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया इंटू B, क्या यही बनेगा, है ना। अब जरा यहाँ पर लिखता हूँ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी किसका यूनिट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का। तो एक बात याद रखनी है आपने, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट एक तो टेस्ला है और एक क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसका यूनिट है। और वेबर किसका यूनिट है, वो तो फ्लक्स का यूनिट है, कौन, वेबर। ये तो मैंने आपको करवाया भी है कि किसका यूनिट क्या है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, अब क्वेश्चन समझ आया क्या, देखो पहले तो हमें यही नहीं पता ये यूनिट किसका है, यूनिट ही नहीं पता तो आपको पता नहीं चलेगा किसका लिए वैल्यू है। तो यूनिट आपने बता दी कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पहले कितनी थी, पहले मैग्नेटिक फील्ड कितनी बोल रहा है वो 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इतनी मैग्नेटिक फील्ड 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, वो उसकी वैल्यू क्या आ गई 0.04। मैग्नेटिक फील्ड 0.1 से कितनी होगी 0.4 इतनी होगी मैग्नेटिक फील्ड, कितने टाइम में 0.02 सेकेंड में। इतने टाइम में मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई है, आप ही बताओ, मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई है, चेंज। और आपको पता है जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। फैराडेज का सेकंड लॉ यही बोलता है। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से कितनी हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ, यही निकालना होगा, हाँ कितना, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। बोल रहा है कि निकालो जरा ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड हुआ और करंट कितनी प्रोड्यूस हुई है। इंड्यूस्ड मतलब टू प्रोड्यूस समथिंग। अब जरा देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। सिंपली मैंने कराया है ट्यूशन में, आपको पता है फैराडे का सेकंड लॉ क्या बोलता है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ई, वो किसके बराबर होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। क्या यही फार्मूला है ना फैराडेज का सेकंड लॉ, कि ईएमएफ किसके बराबर होता है, कि कितनी जल्दी फ्लक्स चेंज हुई है। अच्छा अब मुझे फ्लक्स तो पता नहीं है, मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे तो इसने मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है और एरिया दिया है। तो दिमाग में एक चीज़, हाँ एक चीज़ रहेगी, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ईएमएफ ये निकलता था खाली माइनस डी फाई बाई डी टी एक टर्न के लिए, एन टर्न्स हो तो एन से मल्टीप्लाई करा दो। अच्छा अब जरा देखो, मुझे पता है बट जो फ्लक्स होती है, फ्लक्स का फार्मूला क्या है, बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। अभी तो यूनिट कैलकुलेट किया ना हमने, तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का यही है, तो यहां पर क्या आएगा, E इज इक्वल टू माइनस एन इंटू बी डी
बी फाइव की जगह पर क्या भरूंगा, बी इंटू ए अपान डी टी। अच्छा, अब डी एरिया तो कांस्टेंट है, एरिया आ जाएगा बाहर, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर आया, माइनस एन बी, सॉरी एन ए, एरिया आ गया ना बाहर, तो क्या आएगा डी बी बाई डी टी। अब जरा डी बी क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कितनी चेंज आई है, पहले कितनी थी वो 0.1, फिर कितनी होगी 0.04, तो चेंज आई है कितने की, तो चेंज निकालने के लिए इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डी बी किसके बराबर आएगा हमारे पास, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस एन ए, डी बी कैसे निकलेगा हमारे पास, चेंज फाइनल कितना है 0.04 माइनस 0.1। अच्छा डी टी टाइम कितना है 0.02, मतलब पहले टाइम कितना हो रहा होगा, स्टार्टिंग में टाइम कितना हो रहा होता है, अगर टाइम नहीं दिया तो उसका मतलब पहले स्टार्टिंग में टाइम कितना है 0, तो 0.02 में से अगर 0 को माइनस करेंगे तो क्या ही आने वाला है डी टी, चेंज इन टाइम कितना आया 0.02। अच्छा अब जरा देखो मेरे को ये बात बताओ, इज इक्वल टू माइनस एन, एन की वैल्यू दी है नंबर ऑफ टर्न्स की, हाँ दे रखी है, कितनी 200 वैल्यू दे रखी है उसने, 200 है एन की वैल्यू। एरिया, एरिया भी जरा इधर देखो ध्यान से, कितना दिया है 0.04 मीटर स्क्वायर, एरिया भी दे रखा है, और हर एक चीज़ किस में है, एसआई यूनिट में 0.04 है, ठीक है। और आगे क्या है, आगे आपके पास वैल्यू है 0.04 माइनस 0.1 अपान 0.02। तो अब जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को हमेशा किस में आएगी, वोल्ट में आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे और क्या पूछा है उसने, एंड इंड्यूस्ड करंट, यार ईएमएफ तो निकाल दिया, अब क्या बोलने को, और क्या बोल रहा है उसने कि इंड्यूस्ड करंट भी बताओ कितनी होगी। तो करंट हमारे, और दिया क्या है इसने, जरा ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस दिया हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल दिया, ईएमएफ पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो करंट निकालनी है, तो कौन सा फार्मूला काम आएगा, ओम्स लॉ, ई इज इक्वल टू आई आर। अब देखो ओम्स लॉ क्या बोलता है, इज इक्वल टू आई आर, ई मतलब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू इंड्यूस्ड करंट इनटू रेजिस्टेंस। इंड्यूस्ड ईएमएफ हम निकाल चुके हैं यहाँ से, उसकी वैल्यू भरेंगे यहाँ से, इज इक्वल टू आई, करंट निकालनी है आई अपान आर, आर इधर चला जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, आर की वैल्यू कितनी दी है 10, जो ये ईएमएफ आएगा उसको अगर 10 से डिवाइड कर दें तो वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारी करंट की आ जाएगी। तो इस टाइप के आपके न्यूमेरिकल आते हैं, बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फार्मूले आपको आते होंगे, न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएंगे, फार्मूले ही नहीं आते होंगे तो न्यूमेरिकल आपसे नहीं होंगे, मैं पहले बता देता हूँ। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि जो जल्दी निकल जाए, क्योंकि ये 2-2 3-3 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा लेंथी, कोई 5-5 नंबर का न्यूमेरिकल नहीं आता आपको। अगर 5 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा तो एक ही न्यूमेरिकल होगा पेपर में, इतना मुश्किल क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। तो अब आपके लिए बेटर क्या है कि जो मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं इनकी वैल्यूज आप मुझे, जो जिनकी मैंने इनकी वैल्यूज सॉल्व नहीं की है ना, मैंने फार्मूला हर एक चीज़ आपको बता दी है लास्ट तक, अब आपने मुझे क्या करना है, इनकी वैल्यूज निकालनी है खुद ब खुद और मुझे बताना है, ठीक है। और जैसे ही बाकी भी मैं अब आगे भी नेक्स्ट एग्जाम्स देखूंगा, बाकी पिछले पेपर देखूंगा मैं, और आपको मैं क्या करूंगा, जो जिस टाइप के पैटर्न बनते हैं ना पेपर में, मैं पहले ही आपसे प्रॉमिस किया है कि जैसे ही पैटर्न, जो भी पैटर्न के आपको न्यूमेरिकल आते हैं वो सारे मैं करवाऊंगा। स्मार्ट वर्क करेंगे, टाइम पास बिल्कुल नहीं करेंगे, मैंने पहले ही बोला था स्मार्ट वर्क करना है सारे। अब आप सोचोगे कि पूरे फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल करके जाएंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है आपके लिए, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे न्यूमेरिकल करके जाए, क्योंकि जो एग्जामिनर है जिसने पेपर डाला हुआ है उसकी सोच में पता नहीं क्या है, उसने कौन सा वाला न्यूमेरिकल डाला होगा। तो बस आपको बस एक कंसेप्ट आना चाहिए और फार्मूलाज आने चाहिए, फार्मूले आएंगे, कंसेप्ट आएंगे, तो न्यूमेरिकल आप कहीं नहीं जाएंगे। आप 2 सेकंड में 3 सेकंड में मन में ही बना लोगे उसको कि अच्छा इसमें ये वाला फार्मूला लगना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो ये यूट्यूब पे किसी ने नहीं कराया है, पहली बार यूट्यूब पे मैंने आपके लिए ये वीडियोस लाई हुई हैं, न्यूमेरिकल जो सॉल्व कराए हैं जेके बॉस के, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही आ जाएगी। थैंक यू।